अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल, सेल थ्योरी, सेल डिस्कवरी, सेल के दो टाइप और उसके ऑर्गेनेल्स के नेम हमने मेंशन किए थे। लेकिन इस वीडियो में और इससे आगे वाली वीडियोस में हम सेल के ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, एक दो ऑर्गेनल्स का ही होता है जिनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा जो डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो होता है उनके स्ट्रक्चर का। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप में, और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्फेरिकल या फिर ओवल ओवल शेप होता है। अभी आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जबकि एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल या ओवल हो सकता है। सो यही डिफरेंस होता है। उसके अलावा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। ऑर्गेनल्स जो है दोनों में तकरीबन सेम ही होते हैं। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सबस्टेंस दैट फिल्स द सेल। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है जो सेल को फिल करता है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि साइटोप्लाज्म कोई ऑर्गेनेल नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि साइटोप्लाज्म भी एक ऑर्गेनेल है। ये कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक जेली लाइक सबस्टेंस है, या हम कह सकते हैं ये एक मीडियम है जहाँ पे सेल के सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो पड़े होते हुए हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में भी बहुत सी चीज़ें होती होंगी जो अपनी अपनी स्पेसिफिक जगह पे ऑर्गेनाइज की गई होती हैं। जैसे कि आपके बुक्स होते हैं, सारे बुक्स को एक ही कॉर्नर में ऑर्गेनाइज करते हैं और जो आपको बुक चाहिए होता है आप वो पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म भी एक ऐसा ही एक मीडियम है जहाँ पे सेल के सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ पे पड़े रहते हैं। फिर वहीं पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही उन ऑर्गेनल्स के बीच में रिएक्शंस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बहुत कुछ होता है। वो क्या कहाँ होता है? वहीं पे ही होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक सबस्टेंस है, यानी एक मीडियम है जो सेल के ऑर्गेनल्स को एक मीडियम प्रोवाइड करता है और उनको नरिशमेंट भी देता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है। साइटोप्लाज्म मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेली लाइक सबस्टेंस होता है वो मेनली वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल्स और ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर सभी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, यानी सेल के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों होती है? इसका फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। साइटोप्लाज्म खुद तो एक सबस्टेंस है, एक मीडियम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। उसको डैमेज से बचाने के लिए उसके अराउंड जो थिन लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर सपोज ये है एक साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है, प्लास्टिड हैं, ईटीसी, बहुत से ऑर्गेनल है। अब इसके अराउंड जो है एक थिन लेयर होती है, बिल्कुल थिन लेयर। इस थिन लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये थिन लेयर जो है साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है एनवायरमेंटल डैमेज से या किसी भी डैमेज से। मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या होता है? इज टू होल्ड ऑल द ऑर्गेनल्स टुगेदर। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन होता है कि जो भी उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं उनको एक जगह पे यानी अपने अंदर ही होल्ड करके रखे। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो शायद हम यूँ कह सकते हैं कि सेल भी सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। सेल के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसका मेन काम ही यही है कि ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है आपस में। दूसरा काम इसका ये है, इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी जो भी रिएक्शन होते हैं उनके लिए साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक मीडियम, एक एरिया प्रोवाइड करता है। सो ये है साइटोप्लाज्म के कुछ मेन फंक्शन। साइटोप्लाज्म क्या है, किस लिए है, ये है इसके सारे मेन फंक्शन। अच्छा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि साइटोसोल क्या होता है। अब जी ये जो जेली लाइक सबस्टेंस है ना, इसको ही हम कहते हैं
साइटोसोल को ही हम कहते हैं साइटोसोल, यानी कि सेल सॉरी। कोई भी जो है डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेली लाइक सब्सटेंस क्या है, साइटोसोल क्या है और सेल सॉल्यूशन क्या है। दरअसल ये एक ही चीज़ है। जेली लाइक सब्सटेंस को आप साइटोसोल भी कह सकते हैं, सेल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात आ जाती है साइटोस्केलेटन की। इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है। जब भी हम स्केलेटन वर्ड सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है, स्केलेटन से मुराद है बोन्स। नहीं, हर जगह पे स्केलेटन का मतलब बोन्स नहीं होता है। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब साइटोप्लाज्म को भी तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। साइटोप्लाज्म ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है। इस प्रोटीन के नेटवर्क के दो फंक्शंस होते हैं, दो मेन फंक्शन। पहला फंक्शन इसका होता है कि ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, यानी सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। प्लांट सेल को देता है रेक्टेंगुलर का और एनिमल सेल को देता है ओवल या स्फेरिकल का। इसका एक फंक्शन तो ये हो गया। इसका दूसरा फंक्शन हो गया कि ये जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म को। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शन कैसे होंगे? सपोज करें एक ऑर्गेनल कोई चीज़ बनाता है, वो दूसरे ऑर्गेनल तक चीज़ कैसे भेजेगा? तो उसके लिए जो ये प्रोटीन्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करती हैं। इस प्रोटीन एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक ट्रांसफ़र हो सकती है। सो प्रोटीन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन का यही काम है। एक तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल को और दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देती है। हमने यही पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है और साइटोसोल क्या होती है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है जी कंप्लीट। अब हम चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। साइटोप्लाज्म हमारा पूरा हो गया। अब हम बढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल है। क्या है? न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ होता है। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में किया था। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड सेल। अब सेल में तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, लाइजोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लेकिन न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है सेल में मौजूद सभी ऑर्गेनल्स से सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी एक फंक्शन होता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय थिन लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के अराउंड भी एक थिन लेयर होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, विच सेपरेट इट एंड इट्स कंटेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसका यही फंक्शन होता है कि सेल के न्यूक्लियस के जो भी कंटेंट हैं, यानी न्यूक्लियस में जो जो भी चीज़ें हैं, जैसे हेरिडिटी मटेरियल हो गया, कुछ भी हो गया, उनको साइटोप्लाज्म से अलग रखे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यही काम होता है। मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है, यानी उसे इन्वायरमेंटल डैमेज से या किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी यही काम होता है कि वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करे और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करे और साइटोप्लाज्म के कंटेंट से थोड़ा दूर रखे। साइटोप्लाज्म के कंटेंट कुछ और नहीं होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनल्स से न्यूक्लियस को अलग करे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यही काम होता है। Nuclear membrane is perforated. Nuclear membrane is perforated by nuclear pores which help in the exchange of material within nucleus. अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फुल्ली कवर्ड नहीं होती है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, यानी उसमें कुछ होल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड होती है, यानी वो फुली कम्प्लीटली जो है कवर्ड नहीं है, उसमें कुछ होल्स होते हैं। वो होल्स इसीलिए होते हैं कि न्यूक्लियस में जो भी चीज़ जो बनती है वो न्यूक्लियस से बाहर भी तो जानी है ना, यानी न्यूक्लियस से बाहर निकल कर जो भी न्यूक्लियर सेल में दूसरे ऑर्गेनल से वहाँ तक भी तो पहुँचनी है ना। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? परफोरेटेड होती है, यानी उसमें बहुत से
होल्स होते हैं जो सेल के अंदर मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करती है, यानी मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ये होल्स। अगर ये होल्स ना होते तो जो भी चीज़ न्यूक्लियस में बन रही है वो वहीं पर रहती, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकती, या गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता था न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इसीलिए ये ज़रूरी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जी, ये हो गई न्यूक्लियस की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन क्या हैं। न्यूक्लियस के 2 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, यानी न्यूक्लियस के 2 ही मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो है, न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इट। न्यूक्लियस का पहला काम तो ये होता है कि न्यूक्लियस में होती है सबसे मेन चीज़ कौन सी है, हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल जो भी होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस में ही होता है हेरिडिटरी मटेरियल। ये न्यूक्लियस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेरिडिटरी मटेरियल यानी डीएनए को अपने अंदर स्टोर करे। दूसरा काम जो होता है न्यूक्लियस का, वो होता है न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मेनी इंपॉर्टेंट सेल्युलर रिएक्शंस और एक्टिविटीज लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ, ईटीसी। जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आए कि न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न हमने अभी पढ़ लिया कि सेल जो है वो सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेल को हम, इसीलिए न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही उनको कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, इसीलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो ये है न्यूक्लियस के 2 मेन फंक्शन। एक तो ये डीएनए स्टोर करता है, यानी हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है, न्यूक्लियस की है। और दूसरी इसकी जिम्मेदारी ये है कि सेल में जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको मॉनिटर भी न्यूक्लियस ही करता है, यानी न्यूक्लियस ही उनको मॉनिटर करता है। सेल में जो भी रिएक्शंस होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल भी न्यूक्लियस ही होता है। इन न्यूक्लियस ग्रुप ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए, इन न्यूक्लियस ग्रुप ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए का एक ग्रुप मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में भी कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस जो है वो एक ऑर्गेनेल है और न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रुप होता है आरएनए का, उस आरएनए के ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसमें कोई भी जो है डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। जी, तो यही था आज का लेक्चर जिसमें हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके फंक्शन पढ़े, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके फंक्शन पढ़े। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।